हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का आज पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 76 से आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो मेल के अंदर युवा अवस्था में जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हार्मोन बनता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन बनता कहाँ है? टेस्टिस में बनता है, यानी कि वृषण में बनता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है। जब ये हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं एक लड़के के अंदर, तब उसके अंदर दाढ़ी मूछे ये सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आवाज़ें हैं वो फटने लगती है। हाइट इंक्रीज कर जाता है। शोल्डर ब्रॉड हो जाता है। ये सारे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। और जब ये हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं तब जाकर के स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये जो हमारा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स जहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है, उसके ठीक नीचे मिलेगा आपको। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाता है जो कि लैरिंग्स के ठीक नीचे है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। ये हमारा वॉइस बॉक्स है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है और वही वाइब्रेट करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इंसुलिन हार्मोन आप जानते हो, इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय का बीटा सेल द्वारा बनाया जाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्या, ध्यान देना, परमाणु संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें कि 118 तत्व है, वही आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु संख्या के आधार पर है और इसे दिया था मोजले ने। नील्स बोर और मोजले दोनों नाम याद रखो। जो आपको दिख जाए विकल्प में उसको टिक मार देना। नील्स बोर और मोजले। मान लो मोजले ना रहे, नील्स बोर रहे तो आप नील्स बोर को टिक करना, लेकिन नील्स बोर और मोजले दोनों रहे तब जाकर के आप मोजले को टिक करना। तो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर है। लेकिन मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स थे। इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु भार के आधार पर था, या फिर बोल दो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जिन्होंने भी ट्राई किया ना तत्वों को वर्गीकृत करने का, उन सब का आधार जो था परमाणु द्रव्यमान ही था। तो ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु संख्या के आधार पर है। इससे पहले जिन्होंने भी ट्राई किया तत्वों को वर्गीकृत करने का कोशिश किया, उन सब का जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान ही था। मेंडलीव को कहा जाता है आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ये कहे जाते हैं मेंडलीव। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड साहब ने। डोबराइनर ने ट्रायड दिया था, ट्रायड्स। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। ऊर्जा बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू में टाइम। लेकिन यहाँ देखो, हमें जो ऊर्जा निकालनी है उसका जो यूनिट है वो यूनिट्स में दे रखा है, यानी कि इसका जो मात्रक है, जो हमें आंसर दे रखा है उसका मात्रक जो है वो यूनिट्स है। यूनिट्स बोले तो किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये जो किलोवाट आवर है ये ऊर्जा की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन किलोवाट आवर या फिर यूनिट ये कमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक मात्रक है। जो किलो वाट होता है, देखो वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक। किलो वाट लगा दिया तो ये भी शक्ति का मात्रक हो गया, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होगा। जब हमने इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर लगा दिया, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो पावर इनटू में टाइम, ये ऊर्जा का मात्रक हो गया, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। हमें देखो पावर कितना दे रखा है, हमें पावर दे रखा है 120 और टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे। हमें चाहिए किलो वाट आवर में, हमें वाट में तो दे रखा है, इसको हम किलो वाट में चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 1000 से भाग लगा दिया। और आवर में चाहिए हमें टाइम, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म होगा। 0.96 किलो वाट आवर। इसी किलो वाट आवर को आप क्या कर सकते हो, यूनिट लिख सकते हो। 0.96
यूनिट आप लिख सकते हो। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किलोवाट आवर जो होता है वो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। जल्दबाजी में शक्ति का मत टिक कर देना, क्योंकि किलोवाट अब देखोगे तो हो सकता है जल्दबाजी में आप शक्ति में टिक कर दो, लेकिन यहाँ देख लो समय से भी गुणा किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रखा है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है कली चूना, यानी कि क्विक लाइम। कली चूना बोल दो या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोल दो या फिर क्विक लाइम बोल दो। इसी में जब हम पानी डालेंगे तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है हमारा स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, भकड़ा चूना। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम चॉक भी बोलते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, यानी कि संगमरमर बोलते हैं। इसी को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं। एक 40 किलोग्राम भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। शक्ति हमसे पूछा गया है, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। तो यहाँ से पावर चाहिए हमें, एनर्जी अपॉन में टाइम। ये जो लड़की है ये सीढ़ी पर चढ़ी, मान लो सीढ़ी कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी है, और ये सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते 5 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गई, यानी कि ज़मीन से टोटल हाइट कितना हो गया उसका? 5 मीटर। अब देखो ये सवाल ठीक वैसा है जैसे कि हम किसी वस्तु को ज़मीन से h हाइट पर उठा करके लेकर गए, तब उसके पास कितनी एनर्जी है। जब हम ज़मीन से किसी वस्तु को h हाइट पर उठा करके ले जाएंगे तो उसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh होता है। तो अब हमारा सवाल ये ठीक वैसा हो गया। हमें नहीं मतलब है यहाँ पर कि सीढ़ी पर वो किस प्रकार से गई, कैसे कैसे वो सीढ़ी पर चढ़ करके गई, कैसे कैसे वो स्टेप चढ़ करके गई। हमें बस ये देखना है कि ज़मीन से वो टोटल कितने हाइट पर गई। तो ज़मीन से वो टोटल 5 मीटर की हाइट पर गई और उसका जो द्रव्यमान है वो 40 kg है। तो जब लड़की इस पॉइंट पे पहुंची तब उसके पास स्थितिज ऊर्जा है mgh। ठीक वैसा सवाल मैंने आपसे कहा ना कि आप ज़मीन से m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h हाइट पर लेकर के जाते हो तो उसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh है। तो हमें बस यही चाहिए, और हमें एनर्जी चाहिए था, यहाँ देख लो E/T, E/T। तो यही जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है यही हमारा एनर्जी हो जाएगा, और T हमें दे रखा है 4 सेकंड। तो वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। m का मान है 40, g का मान हमें 10 लेना है, और h का मान है 5 और बट्टे में 4, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 500 वाट ए हमारा राइट आंसर। 5 से 8% एसिड को यहाँ पे लिख लेना जरा, एसिटिक एसिड। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। अगर 100 ml पानी में हम 5 से 8 ml ये जो एसिटिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। तो 100 ml पानी में अगर हम 5 से 8 ml एसिटिक एसिड डाल दें तो वो कहलाएगा विनेगर, यानी कि सिरका। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। देखो ऑल लगा हुआ है तो यहाँ पर OH है, एल्कोहल हो गया ये हो गया एथेनॉल। और मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ये जो एथेनॉल है ये शराब है पीने वाला, इसको लोग पीते हैं, लेकिन ये मेथेनॉल है, ये जहरीली शराब है, इसको पीने के बाद आदमी सीधे ऊपर पहुंचेगा। तो ये हो गया मेथेनॉल, ये जहरीली शराब है। कभी पूछे जहरीली शराब किसको कहा जाता है तो आपका आंसर मेथेनॉल होगा, और पीने वाला शराब ये एथेनॉल होता है। उसके बाद देखो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? जो एसिटिक एसिड होता है, यानी जो आपने अभी यहाँ पर देखा एथेनोइक एसिड, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ ये CH3COH, अगर इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0% वाटर,
0% वाटर, इसी को बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड यानी कि पानी उसमें बिल्कुल नहीं है, तो उसी को कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जिस साउंड को हम सुन पाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। हम जिस साउंड को सुन पाते हैं, जो हमारे कान है वो जिस साउंड को सुन पाता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ध्यान में रखिएगा। और 20 हर्ट्ज से मान लो नीचे की अगर साउंड है तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा, और उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इंफ्रासोनिक साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हम उसे नहीं सुन पाएंगे। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे, और उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। हमें बोला है श्रवणीय रेंज से, यानी ऑडिबल रेंज से नीचे के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑडिबल रेंज से नीचे के साउंड को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अगर पूछे ऊपर तो जाएगा अल्ट्रासोनिक। देखो अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड ये एक ही चीज़ है। अल्ट्रासोनिक बोल दो या फिर अल्ट्रासाउंड बोल दो, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, आप दोनों बोल सकते हो। और देखो एक सुपरसोनिक यहाँ पर लिखा हुआ है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो स्पीड होती है वो 346 मीटर पर सेकंड होती है एज पर एनसीईआरटी। 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम कमरे के तापमान बोल सकते हैं, कमरे के तापमान पर जो साउंड की स्पीड है वो है 346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो इसी टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है, इसी टेम्परेचर पर किसी वस्तु के पास जो गति है वो इससे ज़्यादा है, यानी कि जो स्पीड है वस्तु के पास वो ज़्यादा है 346 मीटर पर सेकंड से, यानी ध्वनि की स्पीड से भी ज़्यादा है। कोई वस्तु गति कर रही है, उसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वो सुपरसोनिक स्पीड में है। ठीक है, सुपरसोनिक। जब हम सुपरसोनिक बोलते हैं मतलब स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकती है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। कम से कम इतना पता होगा। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको नहीं भी पता है तो ये आपको पता करना होगा, पता होना चाहिए कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। अगर हम बात करते हैं पानी और ग्लास की, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 म्यू, यानी कि अपवर्तनांक बोले तो म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का होता है 1.52। आप जानते हो दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है हम उसे सघन माध्यम बोलते हैं। ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश, वैसे एक चीज़ और यहाँ पर आप ये लिख लो, जो अपवर्तनांक होता है और जो स्पीड होता है, लाइट के पास जो स्पीड होता है और माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके साथ ठीक उल्टा रिलेशन होता है। यानी अगर म्यू ज़्यादा होगा तो उस माध्यम में लाइट का जो स्पीड होगा वो कम होगा। लाइट देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पानी से ग्लास में, पानी से ग्लास में, यानी कम अपवर्तनांक वाले से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में लाइट जा रहा है। तो क्या होगा, अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो यहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है बढ़ती है, आप उसको काट दो, यानी कि ना तो हमारा आंसर ये होगा ना ही हमारा आंसर ये होगा। धीमी हो जाती है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा किताबों में भी ये पिक्चर कि इधर अगर हवा है, इधर अगर पानी है, तो प्रकाश की किरण, अगर ये हमारा सामान्य है, नॉर्मल है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होकर के अभिलंब की ओर झुक गई। तो हवा ये हमारा यहाँ पर विरल माध्यम था और पानी ये हमारा सघन माध्यम था। विरल माध्यम, सघन माध्यम ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, दो माध्यम को देखते हुए हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी माध्यम को आप फिक्स कर दो कि ये हमेशा सघन माध्यम होता है। जैसे हवा पानी के केस में पानी सघन माध्यम था, लेकिन पानी ग्लास के केस में पानी विरल माध्यम हो गया। तो दो चीज़ें यहाँ पर है जो महत्वपूर्ण है। एक, आप ये वाला रिलेशन ध्यान में रखो कि माध्यम का अपवर्तनांक अगर बढ़ता है तो उस माध्यम में लाइट की स्पीड घट जाती है। उसके बाद विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण पहुँचती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो सामान्य की ओर और धीमी हो जाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो जो लाइट रे है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागेगी और स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइट अधिक अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले में पहुंचेगा।
किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। अगर आपको याद हो, मैंने पार्ट 1 में कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घूमना है, किसी भी वस्तु को अगर वृत्तीय पाथ पर घूमना है तो एक बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। हमारा आंसर यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो वहाँ भी अभिकेंद्रीय बल होगा, वहाँ भी अभिकेंद्रीय बल होगा। अब देखो ये अभिकेंद्रीय बल होगा किसके बराबर, ये जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होगा ना, ये इसका गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। यानी यहाँ जो अभिकेंद्रीय बल है ये कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि पृथ्वी हैवी है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पृथ्वी की तरफ होगा, यानी इसके सेंटर की ओर होगा, पृथ्वी की ओर होगा, या फिर बोल दो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होगा। और यही जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा किस देखो, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन पे ये जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर ये बल लगा रहा है और इस बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीपिटल बल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो मैंने आपसे कहा था सर्कुलर पाथ पर घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। एक तीसरा केस भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप क्या करते हो, एक पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमाते हो चारों ओर अपने सर के ऊपर, ठीक है, अपने सर के ऊपर चारों ओर घुमाते हो रस्सी में पत्थर को बांध करके। तो जो आपका हाथ होता है, जिस पॉइंट पे आप रस्सी को पकड़े हो वही सेंटर हो जाता है उस सर्कल का, ठीक है। ये आपने पत्थर बांध दिया और ये रहा रस्सी आप घुमा रहे हो। यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा क्योंकि पत्थर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा, तनाव बल के बराबर हो जाएगा। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये बहरूपिया है, ये अपना रूप बदल बदल करके आपके सामने आएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा केस है। तो ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है। मेरे ख्याल से मैथ का सवाल है, जिसने भी टाइप किया है वो तांबा जस्ता देख करके इसमें टाइप कर दिया हुआ है। तो 100 ग्राम में 32% तांबा है तो 320 ग्राम हो जाएगा आंसर। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो 2, 8, 10, 14 ये सिलिकॉन है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। 4, 2, 6 ये हो गया हमारा कार्बन और ये हो गया मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये दूसरे आवर्त में पहली बात नहीं आता है, ये आपको मिल जाएगा तीसरे आवर्त में। दूसरे आवर्त में कौन से तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये दूसरे आवर्त में है और पहले आवर्त में है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऑक्सीजन है, कार्बन है, आपको दिख रहा है, लेकिन हमें यह बताना है कि मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व। आप जानते हो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना लेता है, बहुत बड़े बड़े यौगिक का निर्माण कर लेता है। आप जानते हो फ्लोरीन 60 कार्बन है, तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये लंबे लंबे चैन बना लेता है, बहुत लंबे लंबे चैन बना सकता है कार्बन, इसके पास ऐसी खासियत है, श्रृंखलन गुण है इसके पास। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बन। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। उपसर्ग बोले तो प्रीफिक्स। तो अगर 1 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं मेथ, अगर 2 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं एथ, अगर 3 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो हम जोड़ते हैं ब्यूट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने एक लिखा था मेथनॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ OH लगा हुआ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑल आएगा, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है तो मेथ आया था, तो मेथनॉल हो गया ये। ऐसे ही आपने देखा था जब 2 कार्बन था, CH3 CH2, तो ये 2 कार्बन है तो एथ आया था, मैंने लिखा था एथनॉल, तो एथ आया था क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन था। तो प्रीफिक्स होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेप्ट, पेंट, हेक्स, इस तरह से। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई डैश सेंटीमीटर होगी। तो फोकल लंबाई, फोकल डिस्टेंस, ये F = R/2 होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। F = क्या हो जाएगा, 6.2 / 2,
3.1। देखो माइनस प्लस का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, तो सिंपली आप F इज इक्वल टू R/2 लगा दो। वैसे आप ध्यान में रखो, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो फोकल डिस्टेंस होता है ना, हम नेगेटिव लेते हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, जो फोकस लंबाई है वो हम ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ पर देखो माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब कुछ कमेंट करेंगे कि नहीं लेंस में उल्टा हो जाता है, मिरर में और लेंस में ये उल्टा होता है। तो कुछ उल्टा नहीं होता है। उल्टा क्या होता है पहले आप इस चीज़ को देखो कि उल्टा क्या होता है। आपको मैंने कहा ध्यान में रखो आप कि जो अवतल दर्पण है और अवतल लेंस है, दोनों में हम F का मान नेगेटिव लेते हैं। फोकल डिस्टेंस नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो कॉनकेव मिरर हो, और कॉन्वेक्स के केस में हम प्लस लेंगे। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। O2 एक मॉलिक्यूल है, तो हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो ये O2 का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। एक परमाणु का परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो 16 यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। याद रखना यूनिट नहीं लिखा हुआ है, अगर यूनिट नहीं लिखा है मतलब ये यूनिफाइड मास है। ए हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर आप 32 ग्राम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा ये, तब ये मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक, ये कौन कहे जाते हैं, मेंडल कहे जाते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई एक किताब जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई किताब है। कभी आपसे पूछे कि गैलापेगोस आइलैंड पर कौन गया था, आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। बादलों का सफेद रंग डैश के कारण दिखाई देता है, ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या सब होता है, आकाश का नीला दिखना, समुद्र के जल का रंग, समुद्र का जल नीला दिखता है, इसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। बादलों का सफेद रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यहाँ पर लिख लेना सूर्यास्त, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना यानी कि रेडिश दिखना। इन सब के पीछे जो कारण है, भौतिक कारण है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अगर आपको याद हो, ये प्लांट को क्या करता है, पौधों को दृढ़ और मजबूत बनाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखो, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो डेड होती है, मृत होती है। ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, डेड होती है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के पास जो कोशिकाएं हैं और उसकी जो दीवार है वो मोटी होती है क्योंकि उसमें लिग्निन होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। हाइड्रोजन गैस है, ये सारे के सारे ठोस हैं, या फिर बोल दो हाइड्रोजन ये अधातु है, ये सारे के सारे धातु हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, ऊर्जा की एसआई मात्रक है जूल। हमसे पूछा है व्यावसायिक इकाई कमर्शियल यूनिट, और यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये होता है किलोवाट आवर, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। घरों में आपकी बिजली बिल आती है, यूनिट के हिसाब से, 8 रुपये प्रति यूनिट, 10 रुपये प्रति यूनिट, इस हिसाब से। तो वो जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक है, वो व्यावसायिक मात्रक है। यानी आप जो बिल पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो आप एनर्जी का पे करते हो, ठीक है, एनर्जी का पे करते हो आप। कभी आपसे पूछ दे कि आप जो बिल पे करते हो वो किस चीज़ की होती है, तो एनर्जी की होती है, ऊर्जा की होती है। आपने जितना ऊर्जा खर्च किया ना, उसी का आप बिल पे करते हो। तो किलोवाट आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। जल्दी में शक्ति को मत टिक करना। अब देखो यहाँ किलोवाट लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया शक्ति का मात्रक, लेकिन एसआई मात्रक नहीं। एसआई मात्रक शक्ति के लिए वाट होता है, ये एक बड़ा यूनिट हो गया, ये शक्ति का मात्रक है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, और वाट घंटा, ये क्या हो जाएगा, वाट घंटा, ये भी हो जाएगा हमारा ऊर्जा का मात्रक। वाट यानी कि पावर, घंटा यानी कि टाइम, तो पावर इंटू में टाइम जहां भी देखिए वो एनर्जी हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर।
दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरी वाले लेंस यानी कि बाई फोकल लेंस, जो आप उत्तल लेंस देखते हो, अवतल लेंस देखते हो तो आप जानते हो वहाँ f1 f2 दो फोकस होता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसमें कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। 1 किलोवाट आवर बराबर बताना है। मैंने आपसे कहा था किलोवाट आवर बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। हमसे जूल में पूछा है तो सीधा आप ध्यान में रखो आप कि 1 यूनिट बराबर या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आप निकाल भी सकते हो। एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। हमें चाहिए एनर्जी जूल में, यानी कि एसआई मात्रक में। अगर जूल में एनर्जी चाहिए तो हमें पावर को वाट में पुट करना होगा और टाइम को सेकंड में पुट करना होगा। तो देखो 1 किलोवाट आवर है, इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोवाट और गुने में 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट और गुने में 60 सेकंड। जो आप इसी को सॉल्व करोगे तो देखो 36 पे 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो, इसी को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजांड निषेचन के बाद बीज बनाता है। बीज के 3 भाग बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। तो जो फूड स्टोर करने का काम है ये है बीज पत्र के पास, तो बी हमारा राइट आंसर। मूलांकुर ये जो प्लांट होगा उसका जड़ बनाएगा और प्रांकुर ये जमीन के ऊपर वाला जो भाग होते हैं उसका निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये पौधे का निर्माण करेगा और ये पौधे के जड़ का निर्माण करेगा मूलांकुर। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। मैंने आपसे शायद पिछले ही पार्ट में कहा था कि जैसे जैसे वस्तु जमीन के नज़दीक आती है स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जिस समय वो जमीन को टच करता है ना उस समय स्थितिज ऊर्जा 0 और गतिज ऊर्जा ये मैक्सिमम हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब टकराने के बाद क्या होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके बाद एनर्जी का क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, कौन सा ओड़ है मरकरी का? आंसर आपका सीने बार हो जाएगा। सीने बार यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये याद रखना मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इसी को सिंदूर कहा जाता है। आर्सेनिक तो आपका ये उपधातु हो गया। स्टिबनाइट ये एंटीमनी का ओड़ है, एंटीमनी भी उपधातु है। बॉक्साइट यानी कि Al2O3.2H2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, ये हो जाएगा बॉक्साइट और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का ओर। डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। केंचुआ, नेरिस, जोंक, स्कैरिस। तो केंचुआ, नेरिस, जोंक ये एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ बोर्ड वाले ने वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ग लिखना ये गलत होगा। वर्ग बोले तो क्लास नहीं होगा। क्लासेस मिल करके फाइलम का निर्माण करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ संघ होगा। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है उसने संघ के जगह पर वर्ग लिखा हुआ है, ये बोर्ड वाले ने यहाँ पर वर्ग लिख करके दिया हुआ है। तो बोर्ड वाले ने बहुत सारी गलतियाँ की हुई है, 1-2 गलती नहीं है। तो एनेलिडा संघ होना चाहिए यहाँ पर, एनेलिडा संघ से संबंधित नहीं है। तो याद रखना केंचुआ किसानों का दोस्त, नेरिस और जोंक जो कि बाह्य परिजीवी है, खून चूसता है। सैंग्विवोरस बोलते हैं, जो खून चूसता है ना उसको हम सैंग्विवोरस बोलते हैं। ये सारे के सारे हैं एनेलिड्स, यानी कि एनेलिडा फाइलम में आते हैं। स्कैरिस, वुचेरेरिया जिसके कारण होता है फाइलेरिया, हाथी पांव। और स्कैरिस जो मनुष्यों के छोटी आंत में पाया जाता है, तो ये है निमेटोड या फिर बोल दो एस्कहेलमिंथस। जो स्कैरिस है, जो वुचेरेरिया है, ये एस्कहेलमिंथस फाइलम में आते हैं, या फिर बोल दो निमेटोडा फाइलम में आते हैं। एस्कहेलमिंथस फाइलम को ही हम निमेटोडा फाइलम बोलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4th पार्ट है ये समाप्त होता है।
वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।